हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आलोक नाथ झा, आपका मैथ टीचर, और मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर मैथमेटिक्स के लिए 7 जून कल के लिए ले आया हूँ फिर से। और मैथमेटिक्स का जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर है, ये हम लोग सैम्पल पेपर 1 कर चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर का 1 किया था। अब हम आपको शेयर करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर 2, जो कि 7 जून के एग्ज़ाम के लिए, क्लास 12 टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए, आप लोगों का क्वेश्चन पेपर इस तरह से आने वाला है। आप लोग देखें, इस तरह से क्वेश्चन होगा। ऐसा क्वेश्चन पेपर का आपका फ्रंट पेज होगा, देख लीजिए बिल्कुल। और इस तरह से पैटर्न है। कम्प्लीटली आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर इस पैटर्न से ही होंगे। और जैसे कि हम बता चुके हैं अपने वीडियोस में, सेक्शन ए 6 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स। सेक्शन बी 4 क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स, 12 मार्क्स यानी कि पूरे सेक्शन का होता है। तो सेक्शन ए में भी 6 क्वेश्चन, तो टोटल 12 मार्क्स। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 मार्क का, तो 12 मार्क्स। फिर सेक्शन सी 4 लॉन्ग आंसर टाइप, तो हर क्वेश्चन 4 मार्क्स, तो सेक्शन सी के 16 मार्क्स। इसमें एक चीज़ ये याद रखना है कि जो सेक्शन सी का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन 14 है, जो एक केस बेस्ड प्रॉब्लम होता है या फिर डेटा बेस प्रॉब्लम होता है। तो उसको आप बोल सकते हैं केस बेस्ड प्रॉब्लम या फिर डेटा बेस्ड प्रॉब्लम। उसके 2 सब पार्ट्स मिलेंगे और दोनों सब पार्ट्स के 2 मार्क होंगे, तो टोटल पूरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपका सेक्शन ए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये। मोस्ट इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर 2 शेयर कर रहा हूँ। आलोक आईटी एंड मेडिकल एकेडमी का मैं मैथ्स फैकल्टी हूँ। 22 ईयर एक्सपीरियंस है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको शेयर कर रहा हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर करने से बहुत फ़ायदा होने वाला है। 6 जून को आज आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। और लास्ट मोमेंट पे हमने ये प्लानिंग किया है कि इससे पहले जो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर 1 को सॉल्व किया था अपने वीडियोस में, सारे के सारे ऑप्शन के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था, बट अब टाइम इतना नहीं है कि हम सारे इम्पोर्टेंट पेपर को सॉल्व भी करें। तो इसलिए मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड विद सॉल्यूशन पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि 6 जून को आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लें। कॉपी में इसको रिटन प्रैक्टिस कर लें। रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो आप 7 जून को देखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन सेम आने वाले हैं। या तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे या फिर आपको थोड़ा भी ट्विस्ट करेगा, तो आप समझ के कर लें इसको, सो दैट हल्का भी ट्विस्ट किया तो आप डिजिट यदि चेंज कर रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाकर सॉल्व कर लें। लेकिन हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सिमिलर आ सकते हैं, एज इट इज़ आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन सेम के सेम भी आ जाएंगे। तो जब सेम ही आ जाएंगे तब तो फिर तो आपको सीधा पॉप द लड्डू, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। सीधा आपके सामने में आप समझ लीजिए कि आपके है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको सेम टू सेम कल आ जाए, तो इससे तो बड़ी खुशी की बात ही नहीं है। तो जस्ट आप सॉल्व करिएगा। सेक्शन ए के देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रल 1/3x² + 4x - 1 dx। तो इसको प्रैक्टिस करना है आपको। इसके सॉल्यूशन मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। इसके ऑप्शन के क्वेश्चन को भी देख लीजिए, दिया है इंटीग्रल, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। इंटीग्रल लोअर लिमिट -1 टू अपर लिमिट 1 e⁻mod x dx। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m and n इज द फॉलोइंग अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = x⁻³ - y⁻m / x² y + x⁻n y²। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आ रहा है आपके सामने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए = 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी = 1 - p एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी = 0.8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ पासिंग 3 examinations by a student are 0.3, 0.4 and 0.6 respectively. A student passes the examination if he passes at least one of the 3 examinations. What is the probability of passing the examination? तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 3x माइनस 4y प्लस 6z माइनस 1 इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड अलोंग यूनिट वेक्टर I प्लस यूनिट वेक्टर J एंड यूनिट वेक्टर J प्लस यूनिट वेक्टर K। सेक्शन ए हमारा ख़त्म होता है। आप लोगों से मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन मैंने शेयर कर दिया, सेक्शन बी का भी कर रहा हूँ, सेक्शन सी का भी कर रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में प्लीज़ सेक्शन सी से स्टार्ट करिए और उल्टा ऑर्डर में करना है आपको। यदि आप चाहते हैं कि मेरे सारे क्वेश्चंस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, टाइम पे हो जाए, तो आप सेक्शन सी से स्टार्ट करिए, फिर उसके बाद बी करिए, फिर लास्ट में ए करिए। बिकॉज जब लास्ट में आपके पास टाइम प्रेशर होगा और आपके पास 15-20 मिनट बचेंगे, 25 मिनट बचेंगे, तो आप सेक्शन ए को फिनिश कर सकते हैं। बट सेक्शन ए और सेक्शन ए को आप लास्ट मोमेंट पे कर सकते हैं, बट सेक्शन बी और सी को लास्ट मोमेंट पे नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस, अपने ईयर्स, मोर देन 2 डिकेड्स का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि आप सेक्शन सी से ही स्टार्ट कीजिए, बिकॉज लेंदी होता है और 4 क्वेश्चन करने पे आपको 16 मार्क मिल रहा है, 16 मार्क्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स यू कैन इमेजिन कि बाय सॉल्विंग 4 क्वेश्चंस करेक्टली you are getting 16 marks. That means out of 40 you have just got 16 by solving 4 questions. तो मेरा ये कहना है कि सेक्शन सी सॉल्व करने से बेनिफिट ये मिलने वाला है कि ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 45% अराउंड आपका तो सेक्शन सी दे रहा है, बिकॉज 40 का हाफ करते हैं तो 20 होता है और 20 से 4 मार्क्स कम, यानी 16 मार्क तो आपका कवर हो रहा है सेक्शन सी से। तो सेक्शन सी को पहले कर लें, टाइम लिमिट भी देख लें कि 45 मिनट के अंदर हो जाए। फिर 40 मिनट के अराउंड मान लीजिए, 40 मिनट में सेक्शन सी कर लीजिए, फिर 40 मिनट में अराउंड आप सेक्शन बी कर लीजिए, तो 80 मिनट ख़त्म हो गया, यानी कि आपका 1 आवर 20 मिनट ख़त्म हो गया। फिर आपका 40 मिनट बच रहा है, 40 मिनट में सेक्शन ए आप आराम से कर सकते हैं, 10 मिनट बच भी जाएगा रिवीजन के लिए, कैलकुलेशन वगैरह चेक करने के लिए। तो इस तरह से सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड एक्स इफ इंटीग्रल लोअर लिमिट √2 अपर लिमिट x dx ओवर x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू π/12। एक इक्वेशन टाइप बना दिया है, इसको हम सॉल्यूशन आपको शेयर करेंगे, आप देखिएगा। यदि आपको कोई भी सॉल्यूशन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पे, हम उसको डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाकर ईजी वे में और ईजी बनाकर सॉल्व करके भेजेंगे, सो दैट आपको और अच्छे समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू log x + 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके ऑप्शन को भी पढ़ते हैं। ये ऑप्शन का क्वेश्चन है कि शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू ई टू द पावर y/x + y dx इक्वल टू x dy इज होमोजीनियस। फाइंड द particular solution of this differential equation given that y equal to 1 and when x equal to 1। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में जो ऊपर का क्वेश्चन था और इसमें नीचे ऑप्शन जो था, दोनों में से जो ईजी लगे आप करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय को इनिशियल वेक्टर्स 2 यूनिट वेक्टर I माइनस यूनिट वेक्टर J प्लस 2 यूनिट वेक्टर K एंड 4J प्लस K। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th भी, तो आप इसको प्रैक्टिस करें। शो दैट lines vector r equal to I plus j minus k plus lambda into 3i minus j and vector r equal to 4i minus k plus mu into 2i minus plus mu into 2i plus 3k intersect। यानी कि ये यहाँ पर आपको प्रूव करने के लिए दे दिया है कि जो लाइन्स है दो, वेक्टर r इक्वल टू i प्लस जे माइनस के प्लस लेमडा इंटू 3i माइनस जे एंड r इक्वल टू 4i माइनस के प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 3k इंटरसेक्ट। यानी ये प्रूव करना है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जो सॉल्यूशन मैं शेयर कर रहा हूँ बिल्कुल समझ में आएगा आपको।
इसके ऑप्शन के क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। ऑप्शन का क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन x+2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू y+1/2 इक्वल टू z-3/2 एट अ डिस्टेंस 3√2 फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3। ओके, तो इस तरह से हमारा सेक्शन बी ख़त्म होता है। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि यदि किसी स्टूडेंट को ये लगे कि सेक्शन बी के क्वेश्चंस हमें ज़्यादा इजी लग रहे हैं और मैं जल्दी क्लिक कर सकता हूँ और जल्दी मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो एक ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ कि सेक्शन सी यदि आपको लगता है कि देखने से पहली नज़र में आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप सेक्शन सी को सेकेंड राउंड के लिए रख सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड में आप सेक्शन बी को सॉल्व कर लीजिए, राउंड 1 आप उसी सेक्शन से स्टार्ट करिए जहाँ पर आपकी पेस बना रहे। तो यदि आपको लगता है कि सेक्शन बी ही हम ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं और मुझे अच्छा लग रहा है, तो क्योंकि सेक्शन बी में भी हर क्वेश्चन देखिए तो 3 मार्क का है और 3 मार्क का है, और इस तरह से उसमें भी आपको 4 क्वेश्चंस इस तरह से मिल रहे हैं। तो 4 3 12, यानी कि 12 मार्क्स आपको मिल रहा है 4 क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो सेक्शन बी भी यदि आपको लगता है कि हम पहले करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके बाद लेकिन सेक्शन सी आप ज़रूर करिए, और सेक्शन ए को किसी कीमत पर एंड में ही करना है, तभी आपका पेपर सही से ख़त्म होगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि कोई स्टूडेंट सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं या बी से स्टार्ट करते हैं तो दिक्कत ये आ जाता है कि सी तक पहुंचते पहुंचते क्या प्रॉब्लम आती है कि उनका टाइम ख़त्म हो जाता है, और टाइम जब ख़त्म हो जाता है तो फिर वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जब निकलते हैं तो उनको इतना दुख होता है, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन यदि उसका सॉल्व नहीं हुआ टाइम नहीं होने की वजह से, तो आप ये समझ लीजिए लाइफ भर उसको याद रहता है ये बात। तो ऐसा काम आप बिल्कुल नहीं करें, और मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूँ कि मेरा खुद भी अपने एग्ज़ाम में अपने याद आ रहे हैं समय, ये सब चीज़ें ये सब टेक्निकल बातें नहीं पता था। तो हम लोग को भी ऐसा हुआ कभी कभी कि हमने अपनी ऑर्डर में करने की कोशिश किया, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। तो ऑर्डर में करने से हमें यही होता है कि लास्ट तक पहुँचते पहुँचते हम हाई वेटेज वाले क्वेश्चन तक पहुँचते पहुँचते हम अपने टाइम खो दिए रहते हैं। तो आज के डेट में ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू ये है कि एक बार जिस सेक्शन को हम टच करेंगे उस सेक्शन में हम फिनिश करेंगे। यदि सेक्शन सी को स्टार्ट किया तो सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि सेक्शन सी आपने स्टार्ट किया तो किसी को मन करता है कि नहीं हम डायरेक्ट 14 करेंगे तो 14 कर लीजिए, 14 के बाद लगता है 11 करना तो 11 करिए, 12 करना तो 12 करिए, 13 तो 13। तो आप सेक्शन सी यदि करने बैठ गए तो सेक्शन सी के क्वेश्चन आप अच्छे से करिए, बट सेक्शन सी के क्वेश्चन को किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। 11 12 13 14 4 क्वेश्चन है, 14 करना है तो 14 करिए, 12 करना है तो 12 करिए, कोई भी कर सकते हैं। तो 14 to 11 कर सकते हैं, 11 to 14 कर सकते हैं, 12 13 के बाद 11 14 कर सकते हैं। बट सेक्शन सी जब कर रहे हैं तो खाली सेक्शन सी को करेंगे और फिनिश कर लेंगे। फिर जब सेक्शन बी करेंगे तो सेक्शन बी के सारे करेंगे, और ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं सेक्शन बी के भी क्वेश्चन। फिर इसी तरीके से सेक्शन ए जब करेंगे लास्ट में तो उसके भी किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। तो बस पेन रुकना नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, तो सेक्शन सी पे पहुंच गए। सेक्शन बी के क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इवेलुएट इंटीग्रल 4x+3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x-2 x-3, स्क्वायर रूट के अंदर ही है, स्क्वायर रूट x-2 x-3 dx। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन्स 3x - 2y + 1 = 0, 2x + 3y - 21 = 0 एंड x - 5y + 9 = 0। अब इसमें ऑप्शन के क्वेश्चन को देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² / 9 + y² / 4 = 1। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन एज एक्स पी एक्स। तो x में वैल्यूज़ क्या क्या दिए है, 0 1 2 3, और 0 जब है तो उसकी वैल्यू दिया है k, 1 पे k/2, 2 पे k/4 एंड 3 पे k/8। अब हमें फाइंड करना है फाइंड k, एंड सेकेंड में फाइंड करना है फाइंड p x < 2। अब आते हैं हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे, जिसको बोलते हैं केस स्टडी क्वेश्चन। ये
क्यों दिया गया? ये जो बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड ने जो ये केस स्टडी प्रॉब्लम को शामिल किया है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि इसका देने का एक मकसद है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा एप्टीट्यूड चेक करने के लिए दिया गया कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हम अपने स्टडी को लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट करें। अब आजकल जैसे कोविड-19 का केसेस आया था, 2 साल से हम लोग डिस्टर्ब हुए, बहुत सारे लोगों की लाइफ चली गई। तो अब केस बेस्ड प्रॉब्लम में कोविड को ले लिया गया। कई बार मतलब दैट मीन्स कुछ क्वेश्चन केस बेस पे आ सकते हैं। केस स्टडी प्रॉब्लम में कोविड के केसेस को लेकर बन सकते हैं क्वेश्चंस। इसके अलावा क्रिकेट के मैच पे हो सकते हैं, किसी स्पोर्ट के किसी कैटेगरी को ले सकते हैं। तो हमारे लाइफ में बहुत सारा ऐसा कैटेगरी है जिसको जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको दिख रहा है कि पॉसिबल है, जो चीज़ें डे टू डे लाइफ में आपको देखने को मिल रहा है, उस चीज़ को कवर करता है केस स्टडी में, और डेटा बेस पे काम करता है। जो डेटा होता है उन पर ये ज़्यादातर तैयार किया जाता है। तो या तो केस स्टडी होता है या तो डेटा बेस्ड होता है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्रिकेट से रिलेटेड लिया गया है। तो आपके पास स्पोर्ट्स से आ सकता है, और कोविड-19 के बेसिस पे आ सकता है, इंश्योरेंस कंपनी के बेसिस पे आ सकता है, बहुत ऑप्शन है आपके पास, तो सारे आपको आना चाहिए। केस बेस्ड क्वेश्चन है, अ क्रिकेट मैच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन टू क्लब्स ए एंड बी फॉर व्हिच अ टीम फ्रॉम ईच क्लब इज चूजन। Remaining players of Club A and Club B are respectively sitting on the plane represented by the equation vector r dot bracket 2i minus j plus k equal to 3 and vector r dot i plus 3j plus 2k equal to 8 to cheer the team of their own clubs। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, ये क्रिकेटर्स को देखिए, बिल्कुल हमें दिख रहे हैं कि हाँ चैम्पियन सब हैं यहाँ पर, और आप भी चैम्पियन बनने वाले हैं 7 जून को। तो कि 7 जून के लिए हम प्लान कर रहे हैं आपको चैम्पियन बनाने के लिए, राइट। तो आप हमें चैम्पियन बन के दिखाने वाले हैं कल 7 जून को, ओके। तो बहुत आपको एनर्जी डालना पड़ेगा उसके लिए। और तो एक क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन द एबव आंसर द फॉलोइंग। तो पहला है, फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन ऑन व्हिच players of club A are seated. Find the Cartesian equation of the plane on which players of club A are seated. And second है, find the magnitude of the normal to the plane on which players of club B are seated। चलिए, अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन तो सारे समझा दिया। अब आप देख सकते हैं कि देखिए सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था इंटीग्रल का सेक्शन ए का, तो यहाँ से आप इसके देख सकते हैं बहुत ही इजी वे में सॉल्यूशन किया गया। कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, जो हमारा डिनोमिनेटर है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म में है। और तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पहला बात ये होता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम उसको स्क्वायर बनाते हैं, राइट। तो ये जो 3x² प्लस 4x माइनस 1 है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसको क्या किया, पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में लाया गया। और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में जैसे आया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। और आपको पता है इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग रहा है 1/x² माइनस a² dx का फॉर्मूला होता है 1/2a log मॉडुलस x माइनस a बाई x प्लस a। ये फॉर्मूला लग रहा है, राइट। तो इस तरह से जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ऑप्शन के क्वेश्चन को देख लीजिए। ये ऑप्शन है, इंटीग्रेशन का है ये क्वेश्चन। और इसमें इंटीग्रेशन की बात यदि करें तो आपको बता दूं, मॉड वाले क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पे सैम्पल पेपर 1 जब सॉल्व कर रहा था, ये तो सैम्पल पेपर 2 है जिसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट शेयर कर रहा हूँ आपको। बट सैम्पल पेपर 1 के इस तरह के मॉड वाले इंटीग्रेशन मैंने सॉल्व किया था, जिसमें मैंने बताया था कि जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो मॉड की दो रिज़ल्ट लेते हैं। मॉड एक बार माइनस में कब आता है, जब मॉड के अंदर लेस देन 0 होता है, और मॉड के अंदर जब ग्रेटर देन 0 होता है तो उसकी वैल्यू
पॉजिटिव होती है। तो वही हुई है, देखिए एक इसके हमें फाइंड करना है लोअर लिमिट -1 to 1, तो इसको दो पार्ट में कर दिया, -1 to 0 एंड 0 to 1। तो -1 to 0 में ये नेगेटिव होगा एंड इसलिए माइनस आ गया, एंड और 0 to 1 में उसका जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसलिए मॉड ई टू द पावर, ये जो ई टू द पावर मॉड एक्स है, तो एक बार ये याद रखना है कि ई टू द पावर मॉड एक्स एक बार ये बन गया ई टू द पावर -x जब ये -1 to 0 लिया, क्योंकि -1 to 0 इंटरवल में x लेस देन 0 है और 0 to 1 इंटरवल में x ग्रेटर देन 0 है। तो इसलिए वहाँ पर मॉड एक्स की वैल्यू EX हो गई। तो इसलिए फर्स्ट वाले में मॉड एक्स के वैल्यू -x एंड सेकेंड वाले में मॉड एक्स की वैल्यू x। बाकी तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोग इसको रिटन में प्रैक्टिस कर रहे हैं और करेंगे, तभी आपको काम आएगा। वीडियो को पॉज कर करके खूब सारे रिटन प्रैक्टिस कर लीजिए। आज के दिन आप यदि 100-200 क्वेश्चन कर लेंगे ना, 6 जून को यदि आप 100-200 क्वेश्चन नॉन स्टॉप अच्छे से करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कल के दिन आपको पेपर 40 में 40 तो आना ही है। तो हम करते हैं। तो ये हमने देख लिया। वीडियो को पॉज कर करके प्रैक्टिस करते रहिए। मैं जूम भी कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि सो दैट आप देख पाएँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का है, मे बी पावर, हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा है। तो आप इसे अच्छे से देख लें। सारे मैं एक्सप्लेन अभी इतना डीप में नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज अभी मुझे और भी बहुत सारे सैम्पल पेपर आपको शेयर करना है। तो प्लीज़ आप लोग देखें। हाँ, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन देखने के बाद यदि आपको लगता है कि वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके भेजें और हम कमेंट को देखकर मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके इजी लैंग्वेज में आपको दे दें, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है ये आपका प्रोबेबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 का सॉल्यूशन देखिए। समझ में नहीं आए तो ज़रूर आप उसको एक बार कॉपी में रिटर्न करिए, बिकॉज कैलकुलेशन पार्ट तो आपको रिटर्न करके ही जाना पड़ेगा। तो ईच एंड एवरी सॉल्यूशन को प्लीज़ आप 2-2 बार, एक बार, जो क्वेश्चन लेंदी लगता है 2-2 बार करिए, नहीं तो एक बार तो ज़रूर कर लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 तो एक लाइन का ही है। देखिए इसमें तो सिंपल है कि इक्वेशन को देख के हमने पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन और कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड। ये तो प्रॉपर्टी होता है कि रूल होता है कि एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है वही डी आर्स होता है, डायरेक्शन रेशियो जो होता है, और वो यहाँ पर 3, -4 एंड 6 हो गया। तो इस तरह से सॉरी, ये थोड़ा सा मैं आगे चला गया। हम लोग कहाँ थे? हम लोग 6 पे आ गए थे। हाँ, तो बाय मिस्टेक ये हम मूव कर गए थे, बट कोई बात नहीं, मैं वापस आ गए अपने पोजीशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम लोगों ने देख लिया। ये 3 - 4 6 हो गया। 6th क्वेश्चन को देख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया, मॉडुलस लगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना मैं सिखा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। अपने चैनल पे वीडियोस में आप देख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। IJK हम डालते हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में, तो आप इसको लिख के प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से ये बच्चे देखिए कि ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था, 6 यहाँ पे हो गया था। 6th में हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना था, जो कि फाइंड हो गया था 1/2 √3 यूनिट्स, यानी √3/2 स्क्वायर यूनिट्स। 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन है ये। और देखिए इंटीग्रेशन में आपको पता ही है, पुटिंग करने से होता है सॉल्व। इसने वही किया है, आप एक बार देख लें फिर भी। 7th क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर करके आप प्रैक्टिस करिए जितना कर सकते हैं। मैंने बोल दिया 6 जून आपके लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा। रिवीजन नहीं किया तो क्या किया? रिवीजन तो उन क्वेश्चन को भी किया जाता है जो बहुत ही इजी होता है, नहीं तो वो भी भूल जाता है स्टूडेंट। और फार्मूलाज, जितने भी इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं
उस पर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको आज के दिन 6 जून को। तो आपको रिवीजन कराना है मुझे, सो दैट फार्मूला के कारण कोई क्वेश्चन ना आपका रुक जाए, फार्मूला के कारण कहीं आपका पेन ना रुक जाए। 7 समझ में आ गया होगा आपको। 8 देख लीजिए जल्दी से। इंटीग्रेशन यहाँ पे लग रहा है। इंटीग्रेशन में आपको पता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया इन्होंने, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, अच्छे से देखिए। आइलेट का फॉर्मूला लगता है जिसमें कि, है ना, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स होल डी एक्स। तो ये आप तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देख रहे हैं अभी। 8 देख रहे हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 वीडियो को पॉज कर करके आप कर सकते हैं। तो फिर से ये वापस आ गया, बट कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। हम लोग 8 पे थे, वापस आ गए। तो देखिए 8th क्वेश्चन ये हमने देख लिया ऑलमोस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया है। तो हम लोग 8 के ऑप्शन के भी देख लेते हैं। ये ऑप्शन के क्वेश्चंस है, ओके। तो ये इस तरह से आप देख लीजिए, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस थे ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, मूव करेंगे हम लोग ऑप्शन वाले क्वेश्चन का एंडिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, डेफिनेटली इसको समझ के करिए। क्योंकि इसमें कंडीशन दिया हुआ था y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1, तो पुट होगा तभी c की वैल्यू फाइंड होगी। तो c की वैल्यू -1/e आ गई, और फिर उसके बाद हम मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू, तो फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, एरिया फाइंड करना है। 10 देख लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शेयर करने का आइडिया काम आएगा। यहाँ फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जो फॉर्मूला है लाइंस को इंटरसेक्टिंग प्रूव करना था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज़, कैलकुलेशन पार्ट्स है, आप चेक कर सकते हैं। इक्वेटिंग कर दिया गया और वैल्यू निकालने के लिए। ओके, तो ये हमारा अब ये ख़त्म होने वाला है इस तरह से। ये अब 3D का क्वेश्चन आ गया, बच्चे एंजॉइंग है। 3D में तो देखिए आप लोग मतलब ये समझिए कि एंजॉइंग पार्ट है। जब आपको लगे कि मैथ्स के पेपर को एंजॉय करना है तो 3D और वेक्टर ही मिलेगा आपको, और बहुत ज़्यादा एंजॉय करना है तो प्रोबेबिलिटी। तो बिल्कुल आप देखिए कि इसमें क्या होता है कि ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, फॉर्मूला लगाया आंसर आया, राइट। 11th क्वेश्चन पे आ गए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डेफिनेटली आपको इसमें चाहिए,
कि ए बी इन सब की वैल्यू को सही से निकालना है। और इसमें कॉन्सेप्ट ये लगता है कि न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, ये आइडिया याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ये आइडिया याद रखिए कि पुट करते हैं हम क्या, न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, और फिर इक्वेट करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। बाकी तो आप समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, कर ही लेंगे। करना तो आप ही को है। कल 7 जून का एग्ज़ाम, चैम्पियन तो आप ही को बनना पड़ेगा। हम तो सिर्फ चैम्पियन बनने के रास्ता बता सकते हैं। टीचर का जो काम है रास्ता बताना, चलना बच्चे को ही पड़ता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए अब हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन है। और याद रखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में, जैसे कि मैंने अपने वीडियोस में कहा था कि आपको जो भी दिया हुआ रहेगा, लाइन या फिर सर्कल या पैराबोला, जो कुछ भी, तो उनमें ये होता है। यहाँ पे तो खैर आपको स्ट्रेट लाइंस है, यहाँ पर जो है आपके पास 3 के 3 स्ट्रेट लाइंस है। तो इसमें ख़ास बात क्या होता है, ख़ास बात होता है कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, तो जो भी दिया हुआ इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे 3 लाइन के इक्वेशन दिए हुए हैं, तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। फिर जो शेडेड पोर्शन है उसको हम पार्टीशन करके एरिया निकाल देते हैं। तो आप अच्छे से देख लीजिए बच्चे, डायग्राम को थोड़ा अच्छे से देखिए, डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। ये डायग्राम यदि आपने अच्छे से कर दिया एग्ज़ाम में तो बात बन जाएगी। और एक बात और बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत, ये जितने भी सैम्पल पेपर 1 मैंने आपको कराया था सॉल्व करके दिखाया था आपको, और सैम्पल पेपर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर 2 जो अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, फटाफट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों शेयर कर रहा हूँ। ये इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको कल आने वाले हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है कल के लिए। इसके टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट बदलेगा, तो डिजिट बदलेगा तो यू आर वेरी क्लेवर, आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अब ये देखिए, यहाँ से ये एरिया निकाला गया, देख सकते हैं। कैलकुलेशन तो आप करिए बार बार, ये आपको अपना ही करना पड़ेगा, ये किसी का नहीं लेना है, ना तो मेरा ना किसी और का। देखिए कैलकुलेशन पार्ट, इसका लास्ट में आंसर आ रहा है 13/2 स्क्वायर यूनिट्स। इसके ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर था इसके ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये इलिप्स का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। इलिप्स दिया हुआ है x²/9 + y²/4 = 1। और इसके डायग्राम को भी एक बार देख लेते हैं। इसका डायग्राम इस तरह से बनने वाला है। एक बार डायग्राम को जूम कर देते हैं आपके लिए। ये हो गया, थोड़ा सा आप डायग्राम को विजुलाइज करें। यानी कि एक तरह से ये जो इलिप्स है, इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसका डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो शेडेड पोर्शन है उसका लिमिट बनेगा 0 to 3। तो इसलिए देखिए इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 3 है, और इसको सॉल्व किया गया है। कैलकुलेशन पार्ट को अच्छे से आप देख लें। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट इसमें कॉन्सेप्ट लगता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जितने भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट्स होते हैं उनका जो सम होता है हमेशा 1 आता है, ध्यान रखना है। ओके, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होगा कि सब की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग दी हुई है,
तो k प्लस के बाई 2 प्लस के बाई 4 प्लस के बाई इक्वल टू 1, इससे k की वैल्यू फाइंड होगी 8/15। तो इसमें बहुत ही ये समझ सकते हैं कि बहुत ही आप जस्ट एक आपको ट्रिक्स पता रहना चाहिए। ओके, फिंगर टिप्स पे आपको ये रहना चाहिए। लॉजिक याद रखना है कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी 1, ऐसी टाइप के क्वेश्चन। और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी देखिए, बड़ा आराम से इसको फाइंड हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 में 3 ऑप्शन कवर होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, यानी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें 0 वाला कवर होगा, 1 वाला कवर होगा, 2 वाला कवर होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, 2 के इक्वल भी हो सकता है, 2 से लेस हो सकता है। तो 0 1 2 सबकी वैल्यू डाल दिया और फिर रिजल्ट लिखा है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड दैट इज डायरेक्ट 14 और 15। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, 14th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखिए, देखने में ये केस बेस्ड क्वेश्चन जो था डिफ़िकल्ट लग रहा था कि इतना लंबा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, लेकिन मैं आपको एक राज की बात बता दूं स्टूडेंट्स, कि जितने भी आपको केस बेस्ड प्रॉब्लम मिलने वाला है या डेटा बेस्ड प्रॉब्लम मिलने वाला है, क्वेश्चन तो देखने में आपको ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड लगेगा पहली नज़र में, बट उसका सॉल्यूशन बहुत इजी होता है। बस आप कूल माइंड में करें, समझ के करें। तो जैसे कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बेसिस पे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ रहा है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, इक्वेशन ऑफ प्लेन बिल्कुल दिख रहा है। और नेक्स्ट जो है सेकेंड पार्ट, उसका आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 14 यूनिट्स। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर 2 को अच्छे से शॉर्टकट में एनालाइज कर लिया, कवर कर लिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया। और इस तरह के सेम पेपर, इसी टाइप के पेपर आपके आने वाले हैं, और इसका मॉडल मैं इसलिए आपको शेयर किया सो दैट आपको ये आपको एक फ्रेंडली प्रैक्टिस हो जाए कि कल जब पेपर आएगा तो आपको अच्छा सा लगेगा कि ओके ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, और मैं आपके लिए बहुत जल्द सैम्पल पेपर, मोस्ट इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर 3 शेयर करने वाला हूँ, वो भी आपको विद सॉल्यूशन के साथ दूंगा। और एटलीस्ट मैं 4-5 सैम्पल पेपर आपको विद सॉल्यूशन आज शेयर कर रहा हूँ 6 जून को, सो दैट कल 7 जून से पहले आप इतने सारे इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर को इतना प्रैक्टिस कर लें कि कल तो आपको फुल में फुल लेना है, 40 में 40 लेना है, और अपनी ट्राई तो करना है कम से कम 40 में। हमारा इस जो अभी जो हमारा एक ये चल रहा है एक आपके साथ इनिशिएटिव, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे लिया है, इस इनिशिएटिव का एक ही टारगेट है, टारगेट 40। ओके, टारगेट 40 आउट ऑफ 40। टर्म 2 एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स क्लास 12 के बच्चों के लिए हमने यही इनिशिएटिव लिया है कि हमारा टारगेट है टारगेट 40 आउट ऑफ 40। तो हम लोग मैथ्स में एक अपना बड़ा सा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे कल 7 जून को, और बहुत ही शुभकामना के साथ मैं आपको यहाँ से साइन ऑफ करने वाला हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ बहुत जल्द, और आप लोग बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और एकदम एंजॉय करते रहिए। और जहाँ तक बात इसका है, मार्क्स तो जो आएगा ही आएगा, मार्क्स तो जितना हम लिखेंगे पेपर में उतना आएगा ही आएगा। और डेफिनेटली यदि हम 40 मार्क्स के पेपर सही से लिख के आएंगे तो 40 मिलेगा, और यदि हम कहीं एक मार्क्स मिस कर जाते हैं या 2 मार्क्स मिस कर जाते हैं तो चलो कोई बात नहीं, 38 आ जाएगा, 39 आ जाएगा, लेकिन नॉलेज हमारा कभी बेकार नहीं होता, नॉलेज कभी ख़राब नहीं होता। यानी कि हम मार्क्स कभी कभी 1 या 2 मिस हो सकता है हमसे, बट हमारा नॉलेज यदि अच्छा है तो लाइफ में हमेशा काम आएगा। तो मैथ्स को आप सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, नॉलेज के लिए भी पढ़िए, दोनों के लिए पढ़िए। हमें मार्क्स भी चाहिए, हमें नॉलेज भी चाहिए। ओके, तो ऑल द बेस्ट, बहुत ज़्यादा एकदम आप अच्छे से यूज़ करिए। मैं यही कहूँगा कि आज का 6 जून जो है, 6 जून बहुत बेहतरीन तरीक़े से यूज़ करिए, और नाइट में कोशिश करिए 10 बजे से पहले सो जाइए, सो दैट फ्रेश माइंड में आपको एग्ज़ाम देना है। तो ये नहीं कि रात रात भर पढ़ते रहें।
तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं आपको और भी सैम्पल पेपर शेयर कर रहा हूँ और आप उनको प्रैक्टिस करिए। तो इस तरह से हम फिर मिलते हैं आपसे और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।